हेलो एंड वेलकम टू एसबीएच एकेडमी। आज अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ज्योग्राफी सीरीज का हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे विच इज अबाउट लैंड फॉर्म्स एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब तक हमने अपने ज्योग्राफी की सीरीज में देखा कि अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग यानी हमारा जो यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम, उसके अलावा कौन सी फोर्सेज हैं जो हमारे लैंड को फॉर्म करती हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत आइडिया लगा था, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थक्वेक और वॉल्केनो हमने देखा था। उसके अलावा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स एंड प्लेट टेक्टोनिक। तो बात करें लैंड फॉर्म्स की, दे आर द नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी नेचुरली हमारी अर्थ की सरफेस कैसी बनी हुई है, उसका एलिवेशन क्या है, उसका डिप्रेशन क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, उनकी ढलान कितनी है, सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, ये सारी डिसाइड करती हैं कि वो सरफेस कैसी है। दे आर क्रिएटेड बाय इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हमारी जो लैंड फॉर्मिंग या लैंड डिग्रेडिंग फोर्सेस है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं जो लैंड को एलिवेट करती हैं, दूसरी होती है जो उसका इरोजन करती हैं। तो पहली होती है इंटरनल फोर्सेस, जिनमें मेनली आता है प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कोई लैंड मास जो है वो ऊपर आ सकता है, उसकी हाइट बढ़ सकती है या कहीं घट सकती है। उसके अलावा जो दूसरा फीचर है वो है इरोजनल या एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें एयर, वाटर, ग्लेशियर या सी की वेव्स, रिवर्स, ये सारी चीजें आती हैं जो इरोजन करके इन हाई लैंड्स को लो करने का काम करती हैं। दोनों ही केसेस में नए लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो पूरे अर्थ पे किसी भी लैंड फॉर्म की हिस्ट्री या कैसा वो फ्यूचर में होगा या अभी वो किस फीचर को शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जानने को मिलती है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली, डेजर्ट लैंड फॉर्म्स, अलग अलग तरीके के जो लैंड फॉर्म होते हैं, चाहे कोस्टल हो, रिवर के हो, ग्लेशियर के हो, विंड से हो, या फिर और भी कई सारे फीचर्स हो। उसके अलावा माउंटेन कितने तरीके के होते हैं, और फिर हमारे कितने तरीके के प्लेट्यू होते हैं, प्लेन्स किस तरीके के होते हैं, ये सारे फीचर्स हम यहाँ देखेंगे। अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो हमेशा जो हम देखते हैं कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन इसके आते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या एनटीपीसी हो या आपके रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपके उनमें मॉडरेट क्वेश्चन इनसे आते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के क्या है, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहला आता है लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, दे आर क्रिएटेड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, यहां पे हम थोड़ा देख लेते हैं। एंडोजेनिक मीन्स इंटरनल एंड एक्सोजेनिक मीन्स एक्सटर्नल। एंडो मीन्स इंटरनल एंड एक्सो मीन्स एक्सटर्नल। यानी जो फोर्सेस इंटरनली लग रही हैं उनको एंडोजेनिक कहेंगे, जो एक्सटर्नली लग रही हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक कहेंगे। इन्हें भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है एपिरोजेनी। एपिरोजेनी जो होती है, इसका मतलब है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम एपिरोजेनी या कॉन्टिनेंटल फोर्सेस कहते हैं। इन्हें कॉन्टिनेंटल फोर्सेस कहना ज्यादा अच्छा होगा। या एपिरोजेनी, और दूसरी आती है हमारी माउंटेन फॉर्मिंग, जिसे हम कहते हैं ओरोजेनी, यानी एपिरोजेनी और ओरोजेनी। तो कॉन्टिनेंट फॉर्म की बात करें तो कॉन्टिनेंट एक बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया हो जाता है। तो हमने देखे हैं कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट हमारे पास्ट में बने और बिगड़े हैं। उसके अलावा माउंटेन्स का फॉर्मेशन या ट्रेंचेस का फॉर्मेशन, इसमें अगर हम देखें तो एक अलग फोर्स काम करती है। हालांकि दोनों के बीच जो सोर्स होता है वो एक ही होता है, लेकिन इनके क्रिएशन अलग अलग होते हैं। तो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग यानी एपिरोजेनी और माउंटेन फॉर्मिंग यानी ओरोजेनी। उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं। जो भी फोर्सेस मूव कर रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं,
वो लैंडफॉर्म को कभी ना कभी डिग्रेड करेंगे, जिसकी वजह से वो नए नए लैंडफॉर्म बनाते हैं, जिसमें मूविंग वाटर आता है, चाहे वो रिवर का हो, चाहे वो ओशन का हो या किसी सी का हो। फिर आता है ग्लेशियर्स, एयर। इसके अलावा सन जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे जितने भी रॉक्स हैं उनके वेदरिंग में सन जो है डायरेक्ट रोल प्ले करता है। जब हीट होगा तो रॉक एक्सपेंड करेगा, जब कूल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो लगातार ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का जो ये सिस्टम चलता है, जो एक रूटीन चलती है, उसकी वजह से रॉक जो है उनमें फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं। फिर वाटर उनके अंदर जाता है तो उसे उसे एक्सपेंड करने का मौका मिलता है। यानी वेदरिंग की जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उसके पीछे अगर मेन सोर्स की बात करें तो वो सन ही होता है। तो हमारा जो लिथोस्फियर है, लिथोस्फियर यानी हमने देखा था कि द अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जिसे एस्थोनोस्फियर भी कहते हैं, प्लस द क्रस्ट, इन दोनों को मिला के जो लेयर बनती है उसे हम कहते हैं लिथोस्फियर। तो हमारा जो लिथोस्फियर है वो 7 लार्ज प्लेट्स और सम स्मॉल प्लेट्स में डिवाइडेड है। इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही हमारे जितने फीचर्स हैं, हमारे लैंडफॉर्म्स, ये हमें देखने को मिलते हैं। जिससे इनके मूवमेंट से अगर जो मेजर चीजें हमें देखने को मिलती है वो आते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनोस और फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। अब बात करते हैं कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स की। तो मेजर लैंडफॉर्म्स में आते हैं सबसे पहले माउंटेन्स। तो माउंटेन्स वो इलाके होते हैं जो अपने आसपास के इलाकों से बहुत ज्यादा एलिवेशन वाले होते हैं, और इनका जो पीक होता है वो नॉर्मली पॉइंटेड होता है। यानी अगर वो आसपास के इलाकों से ऊंचे हैं और इनका जो ये पीक है ये काफी शार्प होता है, तब हम इन्हें माउंटेन कह सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो प्लेट्यू होता है, लेकिन प्लेट्यू के जो टॉप का पार्ट होता है वो फ्लैट होता है। तो दो अंतर ये आते हैं इसके बीच में। सबसे पहला कि माउंटेन जो है वो अपने आसपास के इलाकों से बहुत ऊंचे होते हैं। अगर कंपेयर करें एलिवेशन की तो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे हैं जो माउंटेन से भी ज्यादा ऊंचे हैं, जिसका एग्जांपल आता है तिब्बत का प्लेट्यू। लेकिन मेन जो डिफरेंस करने का फैक्टर आता है वो है इनके पीक के बारे में। अगर फ्लैट है तो प्लेट्यू है, और अगर फ्लैट नहीं है, पॉइंटेड है, तो ये माउंटेन होगा। अब बात करते हैं अलग अलग माउंटेन्स की। सबसे पहला आता है फोल्ड माउंटेन। इट इज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। इनकी हाइट जो होती है बहुत हाई होती है। इसके एग्जांपल है हिमालय, अल्प, रॉकी और एंडीज। तो ये वो माउंटेन है, ये जब दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं, तो अगर ये दो प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये एक दूसरे को पुश करती हैं। तो जब ये पुश करती हैं तो ये वाला हिस्सा जो इनके बीच का है ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, और ये कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। यानी इसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे लिथोस्फीयर का हिस्सा है उसके फोल्ड होने से ही हमें बना है। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक पेज लें, प्लेन शीट ऑफ पेपर, उसे दो साइड से अगर हम ऐसे पुश करेंगे तो ये बीच से उठने लगता है। तो ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स दुनिया के जितने सबसे ऊंचे पर्वतमालाएं हैं, चाहे वो हिमालय हो, एल्प्स हो, रॉकीज हो, एंडीज हो, ये सारे ही जो हैं वो एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स के। सबसे यंग माउंटेन्स जो है वो भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। फिर आते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा एरिया है जिसमें हमारे प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से या तो कोई हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ चला जाए, या तो कोई ऐसा हिस्सा है जो ऊपर की तरफ चला जाए। इन दोनों ही केसेस में हमें या तो एक ऐसा शेप देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा शेप हमें देखने को मिले। तो ये जो हमारा पॉइंट ऊपर का रहता है ये हमारे ब्लॉक माउंटेन का काम करेंगे, और ये किनारे वाला हिस्सा जो है वो उसका नीचे दब जाएगा। यानी अब ये एक शीट की तरह काम ना करके बड़े बड़े ब्लॉक्स के फॉर्म में काम कर रहा है हमारा जो लिथोस्फीयर है। तो सब्सिडेंस या राइजिंग से इसका फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे जो हमारे मॉडरेट हाइट के माउंटेन्स हैं वो फोल्ड माउंटेन्स का है, सॉरी, ये ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जांपल है। जैसे वॉस्जेस है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट हमारा जर्मनी का, या फिर सतपुड़ा जो हिल्स हैं इंडिया में, ये एग्जांपल है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स का। इनका जो हिस्सा ऊपर रह जाता है
इन्हें हम कहते हैं हॉर्स्ट, और जो हिस्सा नीचे चला जाता है इन्हें हम कहते हैं ग्रेबन। ये हो गया हॉर्स्ट और ये हो गया ग्रेबन। तो ये हमें दोनों तरीकों से देखने को मिल सकता है, हो सके बीच वाली जमीन नीचे चली जाए या बीच वाली जमीन ऊपर चली जाए, इन दोनों ही तरीके से हमें इसका फॉर्मेशन मिलता है। फिर आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन हमें पता है कि सबसे आसान डिस्क्रिप्शन है इनका, वॉल्केनो से जितना भी मटेरियल अर्थ की सरफेस पे आता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कलेक्ट होके एक माउंटेन का फॉर्म लेने लगता है। इन दोनों माउंटेन से अगर कंपेयर करें तो वॉल्केनिक माउंटेन की खासियत ये होती है कि ये बीच से खोखला होता है, हॉलो होता है, क्योंकि यहीं से जो मटेरियल है अर्थ के अंदर से वो बाहर निकलेगा, तो इसके लिए इसका खोखला होना जरूरी है। और ये परमानेंट माउंटेन नहीं होते हैं, कभी कभी ये परमानेंट होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत बड़ा इनके अंदर एक्सप्लोजन होता है तो ये कोलैप्स कर जाते हैं, तो इसीलिए इनकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। अगर डेड वॉल्केनो है तब हो सकता है कि ये परमानेंट माउंटेन हो, अगर डेड नहीं है तो इसका शेप और साइज जो है वो लगातार चेंज हो सकता है। तो इसकी अगर बात करें तो माउंट फूजी, माउंट किलिमंजारो, माउंट एटना, ये कुछ फेमस वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन मतलब जो बचा खुचा रह गया हो, यानी इन तीनों प्रकार के जो माउंटेन है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत शिखर हैं, इनके घिस जाने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उन्हें हम कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ प्लेट्यूज। नॉर्मली प्लेट्यूज या कोई बहुत पुराना यंग फोल्ड माउंटेन हो, वो धीरे 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 प्रकृति की फोर्सेस के चलते वो घिसते घिसते उनकी ऊंचाई जब कम हो जाती है तो उन्हें हम रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत लो होती है, इन्हें नॉर्मली हम माउंटेन ना कह के बल्कि हिल कहे तो ज्यादा अच्छा होता है। इनके अगर एग्जांपल देखें तो अरावली सबसे अच्छा एग्जांपल है। अरावली आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। और ये इतने सालों में धीरे धीरे घिसते हुए काफी कम इसकी ऊंचाई हो गई है, तो किसी जमाने में ये भी यंग फोल्ड माउंटेन रहा होगा, लेकिन घिसते घिसते अब ये इतना ही बचा है जितना हमें दिखाई देता है, इसीलिए ये एग्जांपल है रेसिडुअल माउंटेन्स का। उसके अलावा नीलगिरी पर्वत की बात करें, नीलगिरी पर्वत हमारा तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है, ये भी एक एग्जांपल है रेसिडुअल माउंटेन का। फिर आता है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज की अगर बात करें तो प्लेट्यूज कई तरीके के हो सकते हैं, उनकी लोकेशन के पे डिपेंड करता है या उनकी ऊंचाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू की डिफिनीशन से ही पता चलता है, सराउंडेड बाई माउंटेन्स। इंटर मतलब किन्हीं दो चीजों के बीच का, और माउंटेन मतलब माउंटेन्स के बीच का। यानी अगर हमारे पास दो माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं और इसके बीच का इलाका अगर कोई प्लेट्यू फॉर्म कर रहा है तो इसे हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहेंगे, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है तिब्बत प्लेट्यू, द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये हमें देखने को मिलता है हिमालय रेंजेस के बीच में ये फॉर्म होता है, इसीलिए इसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। फिर आता है पीडमोंट प्लेट्यू। पीडमोंट मींस माउंटेन के पैर के पास, यानी एट द फुट ऑफ माउंटेन। यानी अगर ये कोई माउंटेन है और यहां से हमें ये एक प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, इट विल बी द एग्जांपल ऑफ पीडमोंट प्लेट्यू। पैटागोनियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका का जो एक कोल्ड डेजर्ट भी है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पीडमोंट प्लेट्यू का, जो कि एंडीज पर्वतमाला के पास देखने को हमें मिलता है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो है ये बहुत बड़े होते हैं, इनके आसपास माउंटेन्स का होना जरूरी नहीं है। इनका एक्सटेंशन अगर हम देखें तो इन दोनों प्लेट्यू से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक ये फैले होते हैं। नॉर्मली इनका फॉर्मेशन होता है लावा की वजह से, जब लावा बहुत लंबे समय तक किसी एक पॉइंट से किसी ओरिफाइस से अर्थ पे आता है और बहुत लंबे समय तक दूरी तक ये फैलता हुआ ठंडा होता है, तो एक बहुत बड़े ये प्लेट्यू का निर्माण करता है। इसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया में पाए जाने वाला डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो कि हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को टच करता है। ये बहुत लंबे समय तक ऐसा माना जाता है कि जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का टकराव हुआ था तो उस गतिविधि की वजह से बहुत सारा जो मैग्मा था
वो अर्थ के सरफेस पे आया, बहुत दूरी तक, ये बहुत लंबे समय तक इसका प्रवाह होता रहा, और जब ये ठंडा हुआ तो ये एक बहुत बड़े प्लेट्यू के फॉर्म में दिखता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। उसके अलावा अफ्रीकन प्लेट्यू भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर ब्राजीलियन प्लेट्यू आता है, अरेबियन प्लेट्यू आता है, ये सारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें हाईएस्ट प्लेट्यू की तो तिब्बतन प्लेट्यू आता है। एवरेज इलेवेशन 4500 मीटर, यानी बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स भी हैं जिनसे ज्यादा ऊंचा ये तिब्बत का प्लेट्यू है, इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इंडिया के अगर कुछ प्लेट्यूज की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और कार्बी मेघालय प्लेट्यू। तो हमारा जो पूरा पेनिनसुलर पार्ट है, अगर हम बात करें विंध्य पर्वत से दक्षिण की तरफ का, तो ये मेजरली हमें माउंटेन्स और प्लेट्यूज के फॉर्म में ही देखने को मिलता है। उसके अलावा इसी का एक कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी ये जो प्लेट्यू था ये गंगा नदी से कटते हुए ये थोड़ा अलग हो गया, जिसे मालदा गैप हम देखते हैं, उसकी वजह से ये सेपरेट हो गया। लेकिन ये दोनों कभी ना कभी एक ही क्वांटिटी का हिस्सा हुआ करते थे, एक ही एंटिटी का हिस्सा हुआ करते थे। तो नदियों के बार बार इरोजन से, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र यहीं से होकर बहती हैं, तो धीरे धीरे यहाँ कटाव बहुत हुआ, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी हुई होंगी, लेकिन दोनों एक जमाने में एक जैसा हिस्सा हुआ करते थे। तो मेघालय का जितना प्लेट्यू है और हमारा जो डेक्कन का पूरा प्लेट्यू है, ये दोनों एक ही जमाने में एक का हिस्सा रहे होंगे, और ये काफी अलग अलग अब हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का प्लेट्यू है, मेघालयन प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग, जहां हमें देखने को पर्वतमाला देखने को मिलती है, वहां रेनफॉल बहुत ज्यादा है, तो ये ग्रीनरी से ज्यादा कवर्ड है। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये इसका मेजर पोर्शन रेन शेडो एरिया में पड़ता है, यानी जहां पे बरसात नहीं पहुंच पाती है, तो वहां का बहुत लंबा इलाका हमें सूखा हुआ देखने को मिलता है। उसके अलावा जो रेन फॉल वाले एरिया में पड़ता है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे भी ग्रीनरी बहुत है। जो हमारा कोंकण का तट है या सह्याद्री पर्वतमाला जो हमें देखने को मिलती है, वहां पे बारिश की वजह से बहुत विभिन्नताएं हैं। फिर आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स कितने तरीके के हो सकते हैं ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन और दूसरे आते हैं इरोजनल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन वो होते हैं जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, फॉर्म बाय द अपलिफ्ट और सबसिस्टेंस। अपलिफ्ट यानी किसी लैंड मास का ऊपर आ जाना, और सबसिस्टेंस यानी उसका नीचे की तरफ समा जाना। तो जब कभी बहुत लंबा एरिया, बहुत बड़ा एरिया ऊपर आ जाए या नीचे चला जाए, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो डस्ट बाउल ट्रेजेडी, या फिर सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है या बाइसन कहाँ पाए जाते हैं, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्रेट प्लेन्स। तो प्लेन की एक खासियत होती है कि बहुत लंबी दूरी तक हमें कोई ऊंची जगह देखने को नहीं मिलती है, यानी जिसे हम पहाड़ी या प्लेट्यू के फॉर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो दुनिया के कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जो माउंटेन से ऊंचे हैं, लेकिन चूंकि वो समतल है, एक जगह से दूसरी जगह पे ऊंचाई या गहराई हमें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए उन्हें हम प्लेन्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। दूसरे आते हैं इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन की अगर बात करें तो हमने अब तक जितने लैंडफॉर्म्स देखे, चाहे वो अलग अलग तरीके के माउंटेन्स हो या फिर प्लेट्यूज हो या फिर कोई दूसरा प्लेन ही क्यों ना हो, समय के साथ साथ जो प्रकृति की फोर्सेज हैं इसके ऊपर काम करते हैं, अलग अलग बल हैं, चाहे वो बहता हुआ पानी हो, बहती हुई हवा हो, चाहे ग्लेशियर का दबाव हो। तो इसका काम ये होता है कि ये यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, एक रूपता लाते हैं, तो ये चीजों को घिसते हुए बराबर करने का काम करते हैं। तो कभी ना कोई जो प्लेट्यू है या माउंटेन है या कोई ऊंचा प्लेन है, ये घिसते घिसते धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होने लगती है, समानता बढ़ने लगती है। ऐसे प्लेन्स को हम कहते हैं इरोजनल प्लेन्स, यानी जो इरोजन की वजह से या घिसाव होने की वजह से जिनका फॉर्मेशन हुआ हो। फिर आते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स, यानी जिन मटेरियल्स का, जिन पदार्थों का कटाव हुआ था, जिनका घर्षण हुआ था, उनको ले जाके ये फोर्सेस, ये बल कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं। क्योंकि नदियां जो हैं धीरे धीरे अपने रास्ते में बहुत सारे मटेरियल को काटती हैं, अपने साथ ढोते हुए ले जाती हैं। तो जब नदियों की रफ्तार धीमे होने लगती है तो इन चीजों को उठा के ले जाने की इसकी क्षमता कम होने लगती है।
तो अगर ये उठा के ले नहीं जा पाएगी तो इसका अगला काम है कि उनको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देगी। सेम चीज होता है हवा के साथ, ये रेत को उड़ा के तो ले जाता है लेकिन ये हमेशा उसको उड़ाए नहीं रख सकता, कहीं ना कहीं उसके अंदर की एनर्जी कम होने लगेगी, कहीं ना कहीं ये इसको ले जाके डिपॉजिट कर देगा। उसी तरह हमारा जो ग्लेशियर है वो भी सरफेसेस को घिसता है, अपने साइज की वजह से, अपने मास की वजह से घिस के सबको बराबर करता है, लेकिन फिर जब ये पिघलने लगता है तो इन सारी चीजों को ये कैरी नहीं कर पाता, कहीं ले जाकर डिपॉजिट कर देता है। तो ये जितने भी तरीके के डिपॉजिट होते हैं वो कभी ना कभी एक प्लेन को फॉर्म करते हैं, उसी प्लेन को हम कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन, फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडो गैंजेटिक प्लेन और मिसिसिपी प्लेन। यानी हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, यानी इंडस और गंगा से बना हुआ, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को भी मिला लिया जाता है। तो इन तीनों का डिपोजिशन से जो बना हुआ है, जो नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। उसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है मिसिसिपी, जो करीब करीब पूरे अमेरिका को ट्रेवल करती हुई जाती है, और चूंकि ये बहुत लंबे एरिया में जाती है तो इसका डिपोजिशन भी ज्यादा होता है, तो एक बहुत अच्छा डिपोजिशनल प्लेन फॉर्म करती है मिसिसिपी रिवर। लार्जेस्ट प्लेन इन इंडिया की बात करें तो इंडो गैंजेटिक प्लेन पड़ता है। इसको इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तीन नदियों के फॉर्मेशन से ये हमें देखने को मिलता है। इंडो यानी इंडस, गैंजेटिक यानी गंगा रिवर, और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो हमारे मैदान है ये पाकिस्तान से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आसाम के जितने मैदानी इलाके हैं वहां तक हमें इनको देख सकते हैं। फिर आती है वैलीज। वैलीज जो है डिपेंड करती हैं कि उनका फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है, बहुत ऊंचाई पे हो रहा है, कम ऊंचाई पे हो रहा है, या फिर ये प्लेन्स में ये फॉर्म हो रही हैं। फिर इनके पीछे फोर्स कौन सी है, ग्लेशियर है या रिवर है, तो इससे इनका जो शेप है, इनका जो साइज है वो डिसाइड होता है। तो सबसे पहले आते हैं वी शेप्ड वैली, फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इरोजन इन यंग स्टेज। तो क्या होता है कि जब नदियां बह के आती हैं तो ये कुछ इस तरीके का डिपोजिशन, इस तरीके का इरोजन करती है, यानी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ऊंचाई पे हमें पत्थर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करती है कि गहराई तक ये इरोजन को करती है, यानी इनका जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है। तो इससे जो हमें वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलती हैं। अगर ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर जब चलते हैं तो ग्लेशियर कुछ इस तरीके के वैलीज को फॉर्म करते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो डाउन स्लोप होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो ये क्या करते हैं, दबाते हुए चलते हैं, और ये इतना ज्यादा फ्लूइड मोशन इनका नहीं होता कि बहुत गहराई तक कट कर सके, लेकिन ये क्या करते हैं, ये यू शेप वैलीज को फॉर्म करते हैं। फिर आती है रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैलीज का जो फॉर्मेशन है ये नॉर्मली होता है प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। जहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गई, वहां पे क्या होगा, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। रिफ्ट का मतलब ये है कि जो खिसक के एक दूसरे से दूर चली गई हैं। तो इस तरीके की जो वैलीज हैं, इनके पीछे जो कॉज होता है ये फॉल्टिंग का होता है। तो वी शेप्ड वैली नाम से पता चलता है कि वी शेप की होंगी, यू शेप्ड वैली यू की होंगी, और जो हमारी रिफ्ट वैली होती है लॉन्ग और नैरो होती है, मतलब ये गली जैसी होती है। इनकी दीवारें नॉर्मली हम देखें तो बहुत खड़ी होती हैं, इनका एंगल बहुत कम होता है। वी शेप्ड वैली का एंगल काफी ज्यादा होता है ना। फिर हमें देखने को मिलता है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे इंडिया में ड्रिफ्ट वैली की बात करें तो नर्मदा, तापी और अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो नर्मदा और तापी दो नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती हैं, यानी ये कभी ना कहीं वहां पे प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जमीन का हिस्सा जो है दो अलग अलग दिशाओं में गया होगा, वहां एक लॉन्ग एंड नैरो गली का फॉर्मेशन हुआ होगा, उसमें से जो नदियां बहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां। अब हम देखते हैं लैंड फॉर्म बाय द एजेंट ऑफ इरोजन, यानी कौन सी फोर्स उसके पीछे काम कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा इरोजन किस तरीके का होगा। सबसे पहले आता है रिवर के लैंडफॉर्म्स। तो रिवर के लैंडफॉर्म कई तरीके के हो सकते हैं, दो मेन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है इरोजनल, दूसरा आता है डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब जो वो घिसती है और उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो मटेरियल को दूर तक ले जा सकती है। डिपोजिशनल मतलब अब नदी धीरे धीरे बहुत ज्यादा मटेरियल कलेक्ट कर चुकी है, उसकी स्पीड भी कम हो रही है, तो वो क्या करेगी, डिपोजिट ज्यादा करेगी। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करें
तो वी शेप्ड वैलीज आती हैं। वी शेप्ड वैलीज के अलावा वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। अगर कहीं से नदी कट करते हुए जा रही है और कोई ऐसा हार्ड रॉकी पार्ट आ गया, मतलब बहुत कठोर चट्टान आ गई जिसको नदी काट नहीं सकती, तो वहां पे क्या करती है नदी, सीधा फिर दूसरे किसी हिस्से को काटते हुए बहने लगती है, उसके आगे के हिस्से को, जिससे जो है हमें वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। फिर हमें गॉर्जेस देखने को मिलते हैं। गॉर्जेस और वैली काफी कुछ एक ही फॉर्मेशन है, लेकिन वैली का जो फॉर्मेशन होता है वी शेप में नॉर्मली होता है, और गॉर्ज की जो दीवार होती है वो नॉर्मली ऐसे हमें खड़ी देखने को मिलती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, गली की जैसी ये फॉर्मेशन होती है। फिर आते हैं कैनियंस। कैनियन का जो फॉर्मेशन है वो अलग तरीके का है। अगर हम कैनियन की बात करें तो ये ऊपर से चौड़े होते हैं और नीचे से धीरे धीरे पतले होते जाते हैं, और ये नॉर्मली हमें वहां देखने को मिलते हैं जहां नदियां मिनेंडरिंग कर रही होती हैं या प्लेन्स में जहां ये घूमते हुए जाती हैं। तो यहाँ पे हमें सीढ़ीदार आकृतियां देखने को मिलती है। नीचे वैली जो है वो पतली होती है, ऊपर जाते जाते चौड़ी होने लगती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमेरिका में पाया जाने वाला द ग्रैंड कैनियन। फिर आता है मिएंडर। मिएंडर तब होता है जब नदियां प्लेन्स में आती हैं, तो इनका मोशन सीधा ना होके बल्कि ये ऐसे घूमते हुए मोशन करने लगती है। तो इस कर्व को ही हम कहते हैं मिएंडर। ये स्पेशलिटी होती है जब नदियां प्लेन्स में फ्लो करती हैं। इन्हीं में से कभी कोई हिस्सा अगर कट होके अलग हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। फिर आते हैं अलग अलग तरीके के लेक्स। अगर कहीं पे कोई डिप्रेशन है, नदी का पानी वहां भर गया तो वो लैंड फॉर्म करेगा। उसके अलावा हमें टेरेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे तराई हो गया, या बंदर हो गया, खदर हो गया, भाबर इलाका हो गया। ये अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं नदियों के। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन के कैसे कैसे फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आता है एलुवियल फैन, यानी नदियां जहां पहाड़ से उतरती हैं तो ये कुछ इस तरीके से आती हैं नीचे, और धीरे धीरे ये क्या करती हैं कि बहुत सारा मटेरियल डिपॉजिट करती हैं, और यहां से फिर ये मटेरियल धीरे धीरे फैलने लगता है चारों दिशाओं में। तो इसे हम कहते हैं एलुवियल फ्लेट। एलुवियल फैन मतलब ये जो हाथ वाला पंखा, आपने अगर चाइनीज पंखा देखा हो तो उसी के शेप का ये होता है। एलुवियल इसलिए क्योंकि ये नदी के द्वारा फॉर्म करके लाया गया, नॉर्मली ये मिट्टी से ही बना होता है। इसकी खासियत यह है कि इसका फॉर्मेशन जो होता है जब नदियां पहाड़ से उतरती हैं तो यहीं पे होता है। फिर आता है डेल्टा। डेल्टा का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन होता है वहां पे जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, यानी इन दोनों का शेप एक जैसा है। इनके पीछे जो काम है वो है डिपोजिशन का, लेकिन एलुवियल फैन की जो लोकेशन होती है वो होती है किसी माउंटेन के फुट के पास। डेल्टा जो है वो फॉर्म होता है जब नदी समुद्र में या किसी और बॉडी में मिलती है। फिर आते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स वो इलाके होते हैं जहां पे जब बाढ़ का पानी चढ़ता है और धीरे धीरे उतरता है तो अपने साथ लाए हुए मटेरियल्स को ये डिपॉजिट करने लगता है। तो जब ये डिपॉजिट करता है तो वहां बहुत लंबे और समतल मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। इनका नाम ही बता रहा है कि ये बाढ़ से बने हुए, फ्लड से बने हुए, इसीलिए फ्लड प्लेन। उसके अलावा लिवीज आती हैं। लिवीज होती हैं अलग अलग तरीके के टेरेस फॉर्म होते हैं, कभी वी शेप के हो सकते हैं, कभी बहुत दूर तक जा सकते हैं, कभी इनका फॉर्मेशन कई सारे स्टेजेस की तरह या क्या कहते हैं अलग अलग सीढ़ियों की तरह फॉर्मेशन हो सकता है। यानी नदी का पानी कहां तक कटान कर रहा है, फिर कहां तक डिपॉजिट हो रहा है, इससे डिसाइड होता है कि हमारे लीवीज कैसी बनेंगी। ये हमारे मिएंडरिंग पाथ के बीच में भी बन सकती हैं, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो सकता है या यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो अलग अलग जगह पे इनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये थे हमारे रिवर के लैंडफॉर्म्स। उसके इसीलिए हम इसे फ्लूवियल कहते हैं, क्योंकि नदियां फ्लो अच्छा करती हैं, उनके फ्लो के साथ ही ये सारा फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे इरोजन हो रहा हो या डिपोजिशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है सुंदरबन डेल्टा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों के मिलने से जो नदी बनती है, जिसे कई जगह पे जमुना या मेघना भी कहा जाता है। जब ये
बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है जिसे कहते हैं सुंदरबन। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। फिर मिएंडर और ऑक्सबो लेक की बात करें तो ये मैच्योर स्टेज, या जब नदियां आ जाती हैं प्लेन्स में, यानी जब तक ये ऊंचाई पे है इन्हें यंग रिवर्स कहते हैं। जब ये प्लेन्स में आ जाती हैं इनकी डिपोजिशन की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, इरोजन की कम होने लगती है, तो इसे हम मैच्योर फेज कहते हैं। और उसके बाद लेट फेज होता है जब ये नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मेशन है लैंड्स का, उसके पीछे फोर्सेस क्या होती हैं, एपिरोजेनी क्या होती है, ओरोजेनी क्या होती है, उसके अलावा टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में और देखेंगे। फिर हमारे माउंटेन्स क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, हमारे फोल्ड माउंटेन्स कैसे हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे हैं, उसके अलावा फिर हमारे प्लेट्यूज क्या हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स क्या हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, पीडमोंट प्लेट्यू या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर अलग अलग हमारे जो फोर्सेस हैं उनके बेसिस पे लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं। तो लैंड फॉर्म्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है कि इरोजन का लैंड फॉर्म क्या है, दूसरा होता है कि डिपोजिशन का लैंड फॉर्म क्या है। तो इरोजन के लैंड फॉर्म अलग होते हैं, डिपोजिशन के लैंड फॉर्म अलग होते हैं। अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर बहुत ज्यादा लैंड फॉर्म्स नहीं बनाते हैं। सबसे पहला आता है यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली कैसी होती है ये अभी हमने देखा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का होता है इसीलिए हम यू शेप्ड वैली कहते हैं। फिर आते हैं कर्व्स। यही जो वैलीज फॉर्म होती हैं, कि आगे अगर ग्लेशियर चल के जा रहा है कहीं पे और इसे ने कोई डिप्रेशन क्रिएट कर दिया तो इसे हम स्लिप कहते हैं, जहां पे बाद में पानी भर जाने से ये लेक का भी फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा आता है अर्टीज। अगर कहीं पे कोई माउंटेन है और इस पे चारों तरफ ऐसे ग्लेशियर हैं, तो ये हर तरफ से जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे और इसको बहुत ही शार्प ऐसा लुक देते हैं, इसे हम एरिड कहते हैं। जब ये बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है अपने इलाकों से दूर तो इसे हम हॉर्न कहते हैं। फ्योर्ड जो है ये हमें कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, जहां पे बहुत बड़े ग्लेशियर जाके समुद्र से या महासागर में मिलते हैं। वहां के जो तट है वो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, कटे फटे होते हैं, यहाँ पानी यहाँ पे आ जाता है और ये बहुत गहरे होते हैं, इनकी दीवार बहुत ही गहरी होती है, इन्हें हम फ्योर्ड कहते हैं। नॉर्मली हमें ये यूरोप के इलाकों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे ग्लेशिएशन का जो पीरियड था बहुत लंबा था, बहुत लंबे समय तक आइस एज था। तो वहां के जितने भी इलाके हैं वहां पे जहां हमारा ग्लेशियर समुद्र से मिलता है वहां पे बहुत डीप वैलीज के जैसा ये क्रिएट करता है, इन्हें फ्योर्ड कहते हैं। इनका फायदा ये होता है कि फ्योर्ड के आसपास ही हमें बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गहराई है वो बहुत ज्यादा होती है और ये नैरो वैलीज के रूप में दिखते हैं। तो यहाँ पे नाव को लाना, उन्हें खड़ा करना, उनमें सामान चढ़ाना उतारना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए फ्योर्ड हमें वहां देखने को मिलते हैं। डिपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले आता है मोरेन। मोरेन यानी जो हमारा बालू है या पत्थर है, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मोरेन। मोरेन जो होते हैं वो छोटे से लेके बड़े तक हो सकते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर के साइड्स में भी हो सकते हैं और उसके लास्ट में भी हो सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं लैटरल मोरेन और इन्हें कहते हैं हम एंड में जो आते हैं टर्मिनल मोरेन होते हैं। ये हो गए लैटरल और ये हो गए टर्मिनल। उसके अलावा आते हैं ड्रमलिंग्स। ड्रमलिंग्स जो है वो एग शेप ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, यानी वो पत्थर जिनके चारों तरफ से ग्लेशियर निकल चुका है लेकिन उनको वहां से वो उखाड़ नहीं पाया, हिला नहीं पाया, लेकिन ये क्या हो गए, ये छोटे छोटे एग्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं एस्कर। ये वो डिप्रेशन है जहां पे बहुत अंदर तक इरोजन हो गया और ये खोखले स्फेयर के फॉर्म में हो जाते हैं, जिन्हें केटल शेप भी कहा जाता है। फिर आते हैं आउटवॉश प्लेन। तो यहाँ पे ये जो हमारा मोरेन का इलाका है, यहाँ जहाँ पे पानी बाहर निकलता है हमारे ग्लेशियर से, तो यहाँ पे मोरेन जो है डिपॉजिट होने लगते हैं, इसे ही हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन। यानी जहाँ पे अब ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है, उसका पानी जो है दूर तक जा रहा है, अपने मोरेन्स को कलेक्ट कर रहा है। ये जब बहुत दूरी तक कलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन, यानी प्लेन जो है फॉर्म हुए हैं हमारे वॉश के चलते। तो अगर हम फ्योर्ड की बात करें तो कुछ फेमस फ्योर्ड्स में आते हैं नॉर्वे और न्यूजीलैंड और चिली के। तो चूंकि जितने भी हमारे ठंडे इलाके हैं, चाहे वो
हमारे नॉर्थ पोल के आसपास के हों या आर्कटिक सर्कल के पास, या फिर साउथ पोल के आसपास हो यानी अंटार्कटिक सर्कल, तो वहां पे ग्लेशियर बहुत लंबे समय तक थे। तो वहां पे ग्लेशियर्स को बहुत लंबे समय तक जो है इरोजन का मौका मिला। तो वहां पे जो तट है, तो वहां पे हमें जो तट देखने को मिलते हैं वो फ्योर्ड्स के फॉर्म में है। इसके पीछे दो कारण है, एक तो लंबे समय तक वहां पे ग्लेशियर्स का होना, और दूसरा यहाँ के जो इलाके थे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज के फॉर्म में थे। तो उनकी ऊंचाई जाना ज्यादा होने की वजह से उनको कट करके बहुत डीप डिप्रेशन वहां पे क्रिएट हुए। अगर हॉर्न की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है द मैटर हॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा कोई भी एरिड्स या हॉर्न क्रिएट होते हैं तो वो बहुत ही शार्प होते हैं। जैसे अगर हमारा ये माउंटेन है और यहाँ से कोई ग्लेशियर नीचे उतर रहा है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे वैलीज को फॉर्म करेगा। ठीक यहाँ से भी अगर यहाँ से कोई ऐसे ग्लेशियर उतर रहा है तो ये जो हमारा इलाका है ये ऊंचा दिखने लगता है, ये इलाका डिप्रेशन दिखने लगता है, तो उसे हम एरिड्स कहते हैं। और जब ये पूरा का पूरा घिस के एक शार्प शेप में आ जाता है तो इसे हम हॉर्न कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न, जो आल्प्स पर्वतमाला में पाया जाता है। ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सीमा पे है। ये काफी फेमस इलाका है और इस पर्वतमाला पे हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग जब कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं या किसी देश का कोई अचीवमेंट हो, या फिर वहां पे कोई उनका स्पेशल डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, तो वहां पे हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन के थ्रू उस पर्वत पे भी बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है टू पे द रिस्पेक्ट टू दैट कंट्री।